मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। आज मुझे तुम सबको अपने से दूर करना होगा। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे तुम सबको अपने से दूर करना ही होगा। अगर मैं तुम सबको जंगल में नहीं छोड़ूंगी तो ये राक्षस कभी भी आकर तुम सबको उठाकर ले जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए तुम सबकी जान बचाने के लिए सबको महल से बहुत दूर जंगल में छोड़ रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब साथ में रहना और मिलकर रहना। सुख दुख में एक दूसरे का साथी बनकर रहना। अब यही जंगल तुम्हारा घर है। एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा रानी के 12 बेटे थे। राजा रानी अपने 12 बच्चों से बहुत खुश थे। राजा के 12 बच्चे बहुत ही शांत और सुशील बच्चे थे। रानी गर्भवती थी। ये बात उस राज्य के एक भयानक राक्षस कालिका को पता चल जाती है। राजा वीरेंद्र, मैं एक भविष्यवक्ता हूं। आपके राज्य पर बड़ा संकट आने वाला है। कौन सा संकट साधु बाबा? हमारा राज्य तो शांतिपूर्ण है। या तो उस बच्चे को मुझे सौंप दो या तैयार हो जाओ सर्वनाश के लिए। महाराज, ये क्या हो रहा है? ये राक्षस हमारे महल के अंदर कैसे आ गया? सुना है रानी मैनावती गर्भवती है। इस राज्य में महाराज को 13वीं संतान मिलने जा रहा है। इस महल में या तो एक राजकुमार आएगा या तो एक राजकुमारी आएगी। लेकिन एक बात सुन लो, अगर तुम्हारे यहाँ राजकुमार ने जन्म लिया तब तो तुम्हारे लिए ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ राजकुमारी ने जन्म लिया तो तुम्हारे 12 राजकुमारों को मैं इस महल से उठा के ले जाऊंगा और उन्हें खा जाऊंगा। महाराज, ये राक्षस हमें क्या बोल रहा है? अगर राजकुमार ने जन्म लिया तो कुछ नहीं होगा और राजकुमारी ने जन्म लिया तो वह हमारे 12 बेटों को खा जाएगा। ये सब कुछ क्या हो रहा है महाराज? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कुछ कीजिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम मेरे बच्चों को कैसे मार सकते हो? वो इस महल के आने वाले राजकुमार हैं। तुम उन्हें कैसे मार सकते हो? मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरे बच्चों को ही मारने की बात बोल रहे हो। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रानी मैनावती बिल्कुल सही कह रही हैं। राक्षस, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम हमारे बच्चे को कुछ नहीं कर सकते हो। तुम हमारे बच्चे को नहीं मार सकते। अगर तुमने मेरे बच्चों की तरफ देखने की हिम्मत भी की तो मैं अपने राज्य के पूरे सैनिक को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा तुम्हें मारने के लिए। राजा, लगता है तुम अपने बच्चों के मोह में यह भूल गए हो कि तुम्हारे सामने कालिका खड़ा है। तुम्हारे राज्य के एक एक सैनिकों को चींटी की तरह कुचल दूंगा और तुम मुझे अपने सैनिकों के बल पर मारने की धमकी दे रहे हो। तो एक बात याद रखना राजा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर तुम्हारे यहाँ पर राजकुमार ने जन्म लिया तब तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ राजकुमारी ने जन्म लिया तो मैं तुम्हारे 12 राजकुमारों को खा जाऊँगा। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा, याद रखना।
ये सब कुछ सुनकर राजा और रानी डर जाते हैं। अब पूरे राज्य में सन्नाटा पसर रहा था। राजा और रानी बहुत चिंतित रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। वह इस बात से डरते हैं कि कहीं वह राक्षस दोबारा उनके 12 बच्चों को ले जाने के लिए तो नहीं आ जाएगा। कहीं उनके महल में राजकुमारी का जन्म तो नहीं होगा। इस बात को लेकर राजा और रानी बहुत चिंतित रहने लगते हैं। और फिर एक दिन राजा के यहाँ एक राजकुमारी ने जन्म लिया। राजकुमारी के जन्म से पूरा राज्य खुश रहता है, क्योंकि राजा के 12 बेटों के बाद एक सुंदर सी राजकुमारी ने जन्म लिया। ये जानकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन राजा और रानी ये देखकर बहुत चिंतित होते हैं और वह सोचने लगते हैं कि अगर ये बात उस राक्षस को पता चल गई तो हमारे 12 राजकुमारों को उठा कर ले जाएगा। महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी के जन्म की खुशी मनाऊं या अपने 12 बेटों को खोने का दुख। महाराज, आप कुछ कीजिए ना, मैं बहुत चिंतित हूँ। कहीं वह राक्षस हमारे महल ना आ जाए। महारानी, मैं आपकी चिंता को समझ सकता हूँ। मुझे भी यह डर सता रहा है कि कहीं वो राक्षस हमारे महल में ना आ जाए और हमारे 12 राजकुमारों को हमसे छीन कर ना ले जाए। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उस राक्षस से अपने बच्चों की रक्षा कैसे करूं। रानी मैनावती, अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है। वो राक्षस हमारे बच्चों को उठा कर ले जाए, इससे पहले हमें अपने बच्चों को ऐसी जगह छुपाना होगा जहां से वो राक्षस कभी भी हमारे बच्चों के पास न पहुंच पाए, और इस तरह हमारे बच्चे भी बच जाएंगे। हमारे यहाँ पर राजकुमारी का जन्म हुआ है, यह बात फैलने से पहले ही मैं अपने 12 राजकुमारों को जंगल में भेज दूंगा, जिससे कि वो राक्षस कभी भी हमारे 12 राजकुमारों को ढूंढ नहीं पाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं हो सकता। हमारे बच्चों को वह राक्षस कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। और फिर एक दिन महाराज अपने 12 बच्चों को महल से बाहर लेकर जाते हैं और एक जंगल में छोड़ देते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, आज मुझे तुम सबको अपने से दूर करना होगा। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे तुम सबको अपने से दूर करना ही होगा। अगर मैं तुम सबको जंगल में नहीं छोड़ूंगी तो ये राक्षस कभी भी आकर तुम सबको उठाकर ले जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए तुम सबकी जान बचाने के लिए सबको महल से बहुत दूर जंगल में छोड़ रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब साथ में रहना और मिलकर रहना, सुख दुख में एक दूसरे का साथी बनकर रहना। अब यही जंगल तुम्हारा घर है। बारह के 12 बच्चे उस जंगल के अंदर और अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें एक झोंपड़ी मिलती है। उस झोंपड़ी में कोई नहीं रहता। 12 बच्चे उस झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं। 12 बच्चों में से जो सबसे बड़ा भाई था, वे अपने 11 भाइयों से कहता है, हम सब भाइयों में से तुम सबसे छोटे हो और तुम्हें घर में रहने की जरूरत है। तुम घर पर रहकर हमारा इंतजार करना। हम सब भाई जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां लेकर आएंगे और कुछ फल भी लेकर आएंगे, जिससे कि हमें खाने को खाना भी मिल जाएगा और रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। और इस तरह छोटा भाई घर पर रहकर घर की देखभाल करने लगता है और बाकी सारे भाई जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां चुनने लगते हैं और फल तोड़ने लगे। और जितने भी फल खाने पीने का सामान इकट्ठा किया, वो सब लेकर सभी भाई अपने घर वापस आ गए। और इस तरह से समय बीत गया और धीरे धीरे वे बड़े हो गए।
वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी भी बड़ी हो गई थी। राजकुमारी देखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके लंबे लंबे बाल थे। राजकुमारी अपने महल में अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी से रहा करती थी। एक दिन राजकुमारी अपने महल में घूम रही थी और घूमते घूमते राजकुमारी एक कमरे में चली जाती है, जहां राजकुमारी देखती है कि उस कमरे में 12 कपड़े हैं, वे भी लड़कों के। ये देखकर राजकुमारी चौंक जाती है। माँ, मैंने अभी अभी महल में 12 लड़कों के कपड़ों को देखा है। वे कपड़े पिताजी के तो नहीं हैं। फिर वे 12 कपड़े किसके हैं? यहाँ तो कोई लड़का है भी नहीं और वे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं। मैंने तो इस महल में कहीं पर भी छोटे छोटे बच्चों को कभी भी नहीं देखा है। फिर वे 12 कपड़े किसके हैं? बेटा राजकुमारी, मैं तुमसे ये बात छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भगवान ने ज्यादा दिन तक तुमसे इस बात को नहीं छुपाने दिया। अब वो समय आ गया है कि तुम्हें भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आओ बेटा, अभी मैं तुम्हें उस 12 कपड़ों का राज बताती हूँ। बेटा राजकुमारी एंजल, ये 12 कपड़े तुम्हारे 12 भाइयों के कपड़े हैं। तुम्हारे 12 बड़े भाई हैं। बेटा राजकुमारी, तुम्हारे जन्म से पहले ही हमारे महल में एक राक्षस आया था। उस राक्षस ने हमें चेतावनी दी थी कि अगर मेरी 13वीं संतान राजकुमार का जन्म होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरी 13वीं संतान राजकुमारी का जन्म होता है तो वह राक्षस मेरे 12 बेटों को उठा कर ले जाएगा और मेरे 12 बच्चों को खा जाएगा। उस राक्षस की बात सुनकर हम बहुत डर गए और आखिर में ऐसा ही हुआ। मेरी 13वीं संतान राजकुमारी का जन्म हुआ, यानी कि तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे जन्म को लेकर हम सभी बहुत चिंतित हो गए। कहीं हमारे महल में एक राजकुमारी का जन्म हुआ है। जब ये बात उस राक्षस के पास पहुंचेगी तो वह राक्षस हमारे महल में आकर हमारी 12 बच्चों को उठाकर न ले जाए और उन्हें मार कर ना खा जाए। ये सब सोच सोच कर हम बहुत डर गए थे और अपने 12 बच्चों को बचाने के लिए मैं और तुम्हारे पिता ने अपने 12 बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। बेटा राजकुमारी, हमारे महल के पास जो जंगल है, उस जंगल में तुम्हारे 12 भाई रहते हैं। तुम्हारे 12 भाइयों की जान बचाने के लिए मैं और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे 12 भाइयों को जंगल में छोड़ दिया। हमें नहीं पता कि वे कहाँ हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि वह जहाँ पर भी हैं सही सलामत है। माँ, ये अब क्या कह रही हैं? 12 भाई हैं, मतलब कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपने तो ये खबर सुनाकर मुझे खुश कर दिया। मेरे 12 भाई हैं, मेरे साथ खेलने के लिए 12 भाई हैं, मतलब कि मैं अकेली नहीं हूँ। माँ, आप नहीं जानती, आपने मुझे ये खबर सुनाकर कितना खुश कर दिया है। मेरी खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा। माँ, मेरे भाई जंगल में रहते हैं ना? माँ, मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए जंगल में जरूर जाऊंगी। मैं भी तो देखूं मेरे 12 भाई कैसे दिखते हैं।
और वो मुझे देखकर कितने खुश होते हैं। माँ, मैं अपने 12 भाई को जरूर ढूंढूंगी और उनसे मिलूंगी। नहीं राजकुमारी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें अकेले जंगल में कभी नहीं जाने दूंगी। तुम नहीं जानती जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते हैं। तुम उनसे कैसे लड़ोगी? नहीं, मैं तुम्हें अकेले जंगल जाने नहीं दूंगी। महलों में मेरी राजकुमारी नाजुक से पली है। तुम्हें जरा भी चोट लग गई तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरी राजकुमारी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं कोई साधारण राजकुमारी नहीं हूँ, बल्कि एक शक्तिशाली राजकुमारी हूँ। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, जिससे कि मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ, और मेरा कोई भी जानवर या कोई राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी आप डर रही हैं। माँ, आप परेशान मत होइए। मैं जंगल जाऊंगी और अपने 12 भाइयों को ढूंढ कर रहूंगी। इतना बोलकर राजकुमारी महल से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर चली जाती है। राजकुमारी जंगल में अपने 12 भाइयों को ढूंढने लगती है। राजकुमारी जंगल के बहुत अंदर चली जाती है। और एक झोंपड़ी के पास जाती है। राजकुमारी बिना डरे उस झोंपड़ी के अंदर चली जाती है, जहां राजकुमारी को एक राजकुमार मिलता है। देखने में तो आप किसी बड़े महल की राजकुमारी लग रही हैं, लेकिन आप जंगल में क्या कर रही हैं और इस तरह अकेले हमारे घर क्यों आई हैं? मेरा नाम नैना है। मैं सोहनपुर राज्य के राजा मोहन की और रानी मैनावती की पुत्री हूँ। मैं यहाँ अपने 12 भाइयों को ढूंढने के लिए आई हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे 12 भाइयों की जान बचाने के लिए मेरे पिता ने मेरे 12 भाइयों को इस जंगल में छोड़ दिया था, और ये बात मुझे आज पता चली। जैसे ही मुझे ये बात पता चली कि मेरे 12 भाई हैं, मैं तुरंत अपने महल से जंगल आ गई अपने 12 भाइयों को ढूंढने के लिए। क्या आपने मेरे 12 भाइयों को देखा है? क्या आप मुझे मेरे 12 भाइयों के घर का रास्ता बता सकते हैं? राजकुमारी ने अपना परिचय दिया और राजकुमार ने ये तुरंत समझ लिया कि ये सामने जो राजकुमारी खड़ी है ये कोई और नहीं, उनकी बहन एंजल है। ये देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और खुशी से अपने 11 भाइयों को आवाज देने लगा। भैया, आप सब जल्दी आइए। देखिए हमारे घर में कौन आया है। हमारे घर में हमारी छोटी बहन राजकुमारी आई है। भैया, आप सब जल्दी आइए। बहन एंजल, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम हमारी बहन हो। हम ही तुम्हारे 12 भाई हैं। बारह भाई अपनी छोटी बहन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी सबसे बड़ा भाई राजकुमारी से कहता है, बहन, तुम हमसे मिलने के लिए जंगल में इतनी दूर आ गई, हमसे यहाँ मिलने के लिए आई हो, यह जानकर हम भाई बहुत खुश हुए हैं। बहन, तुम इतने दिनों बाद हमारे घर आई हो। बताओ तुम्हें क्या खाना है, हम तुम्हें तुम्हारे पसंद के खाना खिलाएंगे। बताओ तुम क्या खाना चाहती हो। भैया, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आप सबको अपने साथ महल वापस ले जाने के लिए आई हूँ। अब आप मेरे साथ महल चलिए। माँ और पिताजी आप सबको बहुत याद करते हैं। मेरे साथ आप सब महल चलिए। नहीं बहन राजकुमारी, हम तुम्हारे साथ वापस महल नहीं जाएंगे। अगर हम तुम्हारे साथ महल वापस जाएंगे तो वो राक्षस हम 12 भाइयों को मारकर खा जाएगा। इसीलिए हम तुम्हारे साथ महल वापस नहीं जा सकते हैं। तुम बहुत देर तक यहाँ पर रुक गई हो। महल में पिताजी और माँ तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे।
अब तुम्हें महल वापस जाना चाहिए। नहीं, मैं आप लोगों को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं भी महल वापस नहीं जाऊंगी। मैं आप लोगों के साथ यही रहूंगी, इसी जंगल में। नहीं मेरी प्यारी बहन, तुम इस जंगल में नहीं रह सकती हो। तुम महल में पली बड़ी हो, नाजुक हो। इस जंगल में तुम्हें बहुत जंगली जानवर मिलेंगे, राक्षस भी आ सकता है, और इस जंगल में अपना जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल है। मेरी बहन, तुम बहुत नाजुक हो और तुम्हें थोड़ा सा भी तकलीफ हो यह हम भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहन, तुम हमारी बात को समझो और महल वापस चली जाओ। यह जंगल तुम्हारे रहने के लिए नहीं है। तुम हमारी महल की राजकुमारी हो बहन, तुम महल वापस जाओ। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आप लोगों के साथ यहीं पर रहूंगी। मैं महल वापस नहीं जाऊंगी। मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं भी नहीं मानूंगी। मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। और फिर राजकुमारी अपने जिद से अपने भाइयों को मना ही लेती है और फिर राजकुमारी अपने भाइयों के साथ रहने लगती है। राजकुमारी अपने भाइयों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना देती है और उनके कामों में उनकी मदद भी करती है। एक दिन राजकुमारी देखती है उनके घर के बाहर एक गार्डन है और उस गार्डन में बहुत सुंदर से फूल हैं। उस गार्डन के एक कोने में सफेद रंग के 12 फूल हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अरे वाह, ये सफेद रंग के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, इस फूल को तोड़कर एक माला बनाती हूँ। ये देखकर मेरे भाई बहुत खुश हो जाएंगे। इतना बोलकर राजकुमारी 12 सफेद फूल तोड़ लेती है और राजकुमारी के ऐसा करते ही वे 12 सफेद फूल कुआं बन जाते हैं और उड़कर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर राजकुमारी चौंक जाती है। गार्डन भी गायब हो जाता है। अब सिर्फ राजकुमारी अकेली रह जाती है। ये देखकर राजकुमारी डर जाती है। तभी वहां पर एक जादूगरनी प्रकट होती है और राजकुमारी से कहती है, ये क्या किया लड़की तुमने? तुमने सिर्फ 12 फूल को तोड़ दिया। क्या तुम्हें नहीं पता था कि वे 12 सफेद रंग के फूल तुम्हारे भाई हैं और तुमने उन 12 फूलों को तोड़ दिया? तुमने अपने 12 भाइयों को कौवा बना दिया। तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे 12 भाई कौवा बन गए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी वजह से मेरे 12 भाई कौवा बन गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ये बात नहीं पता थी कि अगर मैं ये जानती कि ये फूल तोड़ने से मेरे भाई कौवा बन जाएंगे तो मैं कभी ये फूल नहीं तोड़ती। जो हुआ अनजाने में हुआ है। मेरे भाई मुझे वापस चाहिए। मेरे भाइयों को मुझे वापस कर दीजिए। अब तेरे भाई कभी वापस नहीं आएंगे। अब वह कौवा बन गए हैं और तू कभी भी उन्हें इंसान नहीं बना सकती। अब तुम्हारे पास पछताने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं, ऐसा मत बोलिए। मुझे मेरे भाई वापस चाहिए। आप मुझे बताइए, मेरे भाइयों को वापस इंसान बनाने के लिए क्या करना होगा? मैं अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कृपया करके मेरी मदद कीजिए और मुझे रास्ता बताइए। मैं अपने भाइयों के साथ अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मुझे मेरे भाई पहले की तरह चाहिए। कृपया करके मेरी मदद कीजिए और मुझे रास्ता दिखाइए। ठीक है, अगर तुम अपने भाइयों को वापस इंसान बनाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रास्ता जरूर बताऊंगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है और तुम इस रास्ते पर चल पाओगी इसकी भी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी।
ताकि तुम कम से कम कोशिश कर सको। मैं क्या कर सकती हूँ? आप जो कहिएगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर सुनो, आज से ठीक 7 साल तक तुम्हें अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलना और ना हंसना है। सिर्फ तुम्हें चुप रहना है। अगर 7 साल पूरे होने से पहले तुमने कुछ भी बोल दिया तो तुम्हारे भाई कभी भी इंसान नहीं बन पाएंगे और वो राक्षस जो तुम्हारे भाइयों के पीछे बचपन से पड़ा है, वह राक्षस बड़े आसानी से तुम्हारे भाइयों तक पहुंच जाएगा और उन्हें मार कर खा जाएगा। इसलिए ये रास्ता तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाला है। याद रखना, 7 साल तक तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना और ना ही हंसना है। सिर्फ चुपचाप रहना है, तभी तुम अपने भाइयों को वापस से इंसान बना पाओगी। अगर 7 साल तक तुमने कुछ भी नहीं बोला तो 7 साल पूरे होने के बाद ही तुम्हारे भाई वापस से इंसान बन जाएंगे। नहीं, मैं अपनी वजह से अपने भाइयों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि 7 सालों में मैं ना तो कुछ बोलूंगी और ना हंसूंगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है और राजकुमारी का समय शुरू हो जाता है। राजकुमारी चुप रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। और जंगल के बहुत अंदर जाती है और एक बहुत बड़े पेड़ में जाकर बैठ जाती है। राजकुमारी ना कुछ बोलती है और ना हंसती है, चुपचाप पेड़ के एक डाल पर बैठी रहती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार आता है। राजकुमार जंगल में घूम ही रहा था कि तभी उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार रुक जाता है। इतने घने जंगल में एक इंसान नजर नहीं आ रहा है और इतनी खूबसूरत लड़की, राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़की एक पेड़ पर बैठकर क्या कर रही है? इसकी सुंदरता देखकर तो मैं इस लड़की पर मोहित हो गया हूँ। मुझे तो यह लड़की देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। अब मैं इस लड़की से शादी करूंगा। मैं इस लड़की को अपने महल में ले जाऊंगा और वहां अपने पूरे परिवार से मिलवाऊंगा और इस लड़की से शादी करूंगा और अपने महल की राजकुमारी बना दूंगा। वैसे भी ये लड़की इस जंगल में रहने लायक नहीं है, बल्कि किसी महल की राजकुमारी बनने लायक है। अच्छा ही हुआ जो मैं जंगल में घूमने के लिए आया, नहीं तो मुझे कभी भी मेरी सपनों वाली राजकुमारी मिलती ही नहीं। सुनो, तुम कौन हो और कहां से आई हो और इतने बड़े घने जंगल में तुम अकेली इस पेड़ में क्या कर रही हो? मुझे बताओ। मैं सोहनपुर के राजा विक्रम का बेटा राजकुमार हूँ। तुम मुझे पसंद आ गई हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम अपना परिचय मुझे दो। राजकुमार राजकुमारी से बातें करता है, राजकुमारी के बारे में राजकुमारी से पूछता है, लेकिन राजकुमारी कुछ भी जवाब नहीं देती क्योंकि राजकुमारी को चुप रहना है और राजकुमारी को अच्छी तरह से पता है कि अगर वह कुछ भी बोलेगी तो उसके भाई कभी भी इंसान नहीं बन पाएंगे। इसलिए राजकुमारी नहीं बोलती और ना हंसती है। राजकुमार बार बार राजकुमारी से बातें करता है, लेकिन राजकुमारी जवाब नहीं देती। राजकुमार के बार बार पूछने पर भी राजकुमारी कोई जवाब नहीं देती। अब राजकुमार सोचने लगता है कि जरूर राजकुमारी किसी मुसीबत में है और वह डर से कुछ भी नहीं बोल पा रही। राजकुमार बिना कुछ सोचे समझे पेड़ में चढ़कर राजकुमारी को उतारता है और अपने घोड़े में बैठाकर वहां से चले जाता है।
माँ पिताजी जल्दी आइए और देखिए मेरे साथ कौन आया है। माँ पिताजी, मुझे यह लड़की जंगल में मिली और मुझे यह लड़की बहुत पसंद है। मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ और इसे इस महल की राजकुमारी बनाना चाहता हूँ। पिताजी, माँ बताइए ना, आपको यह लड़की कैसी लगी? पहले तो राजकुमार के माता पिता राजकुमार की बात सुनकर डर जाते हैं। जिस लड़की के बारे में राजकुमार कुछ नहीं जानता, वो कहां से आई और किसकी बेटी है, कुछ भी नहीं जानते। इस लड़की से राजकुमार की शादी कैसे हो सकती है? लेकिन फिर राजकुमार के माता पिता राजकुमार की खुशी के लिए राजकुमार की शादी राजकुमारी से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए तो हम इस लड़की से तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन बेटा ये लड़की तो कुछ बोलती ही नहीं है, तुम इसके साथ कैसे रहोगे? माँ पिताजी, मैं इस लड़की से शादी कर बहुत खुश रहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भविष्य में कभी न कभी बोलेगी जरूर और मुझसे बात भी करेगी। आप बस मेरी शादी करवा दो इससे। राजा और रानी अपने बेटे की खुशी के लिए राजकुमारी से राजकुमार की शादी धूमधाम से कर देते हैं और इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। मेरी प्यारी पत्नी, तुम मुझे देखकर बात क्यों नहीं करती हो, ना ही मुझे देखकर मुस्कुराती हो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम मुझसे क्यों नहीं बात करती हो? अच्छा वो सब छोड़ो, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अलग है। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर सा फूल लेकर आया हूँ। यह देखो, यह फूल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इस फूल को मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बालों में लगाओ। मैं जानता हूँ तुम मुझे कुछ नहीं बोलोगी, इसलिए इस फूल को मैं ही तुम्हारे बालों में लगा देता हूँ। राजकुमार राजकुमारी से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी राजकुमार को कुछ भी नहीं बोल पाती। ना ही हंसती है, ना ही इशारा करती है और कुछ नहीं बोलती, सिर्फ चुपचाप रहती है। राजकुमार राजकुमारी से बात करने के लिए रोज कुछ ना कुछ तोहफे लेकर आता और घंटों तक राजकुमारी से बातें करता, लेकिन राजकुमारी कभी भी राजकुमार की बातों का जवाब नहीं देती और ये सब देखकर राजकुमार की माँ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि राजकुमार की माँ बहुत ही बदमाश औरत रहती है और अपने बेटे को इस तरह से एक लड़की के पीछे रोज रोज पागल होता देख उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है। और एक दिन राजकुमार की माँ राजा से कहती है, आपकी बहू ने तो मेरे बेटे को पागल बना दिया है, ना कुछ बोलती है ना बात करती है। चलो ठीक है, कुछ बोलती नहीं, ना बात करती, ना हंसती है, कुछ इशारा भी तो कर सकती है, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती। मेरा बेटा पागलों की तरह उसके लिए रोज तोहफा लेकर आता है। इतने साल बीत गए, लेकिन कभी भी उसने मेरे बेटे के साथ हंसकर दो बातें नहीं की। अब मुझे शक हो रहा है कि जरूर ये लड़की दुश्मन राज्य से आई है। ये धीरे धीरे हमारे महल की जानकारी दुश्मन राज्य को दे रही है और हम सबको बेवकूफ बनाकर एक दिन हमारे महल में हमला करवा देगी। आप मेरी बात को मानिए। इससे अपनी सुंदरता को दिखाकर हमारे बेटे को अपनी तरफ कर लिया है। अगर हमने सही समय पर ध्यान नहीं दिया तो हमारा ये राज्य हमसे छीन जाएगा। रानी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि उस लड़की के पीछे आपका बेटा पागल हो गया है। वो ना कुछ सुनने को तैयार है, ना कुछ करने को तैयार है। अब मैं उस लड़की से अपने बेटे को कैसे अलग करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप परेशान मत होइए, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब एक ही रास्ता है, इस लड़की को इस महल से निकालने के लिए मुझे अपने बेटे का ही इस्तेमाल करना होगा। हमारे कहने से तो हमारा बेटा इस लड़की को इस महल से बाहर नहीं निकालेगा।
लेकिन जब वह खुद अपनी आंखों से देखेगा तो वह खुद इस लड़की को इस महल से बाहर निकालेगा। ये मेरा वादा है आपसे। बेटा, मैं यहाँ तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। बेटा, तुम्हारी शादी को इतने साल हो चले हैं, लेकिन आज तक तुम्हारी बीवी ने ना तुम्हारा ख्याल रखा, ना तुमसे बातें की, ना तुम्हें देखकर कभी हंसी। आखिर इन सब चीजों के पीछे राज क्या है? वो क्यों तुमसे बात नहीं करती? मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये दुश्मन राज्य से हमारे यहाँ की जानकारी लेने आई है। जैसे ही इसे हमारे यहाँ महल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ये दुश्मन राज्य से हमारे महल में हमला करवा देगी। बेटा, बहुत देर हो गई है। अगर अभी तक तुम नहीं समझोगे तो ये राज्य भी हमारे हाथ से चला जाएगा। एक लड़की के चलते तुम इस राज्य की रक्षा नहीं करोगे? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम अपनी प्रजा के लिए कुछ करो? जब तुम्हारा राज्य खतरे में हो तो तुम्हें अपने राज्य के लिए खड़ा होना चाहिए। बेटा, जल्दी करो, मेरी बात मानो, उस लड़की को इस महल से बाहर निकाल दो। कहीं तुम देरी ना कर दो। पहले तो राजकुमार अपनी माँ की बात को मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन राजकुमार की माँ रोज राजकुमार के कान भरने लगी। राजकुमार की माँ राजकुमार को राजकुमारी के खिलाफ बातें बोलने लगी और आखिरकार राजकुमार अपनी माँ की बातों में आ जाता है। मैं आज आखिरी बार तुमसे मिलने आया हूँ। आज मैं तुम्हें आखिरी बार मिल रहा हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि अगर आज रात तक अगर तुमने मुझसे बात नहीं की या मुझे देखकर हंसी नहीं, तो मैं यह समझ जाऊँगा कि तुम दुश्मन राज्य से ही मेरे राज्य में आई हो और हम सबको धोखा दे रही हो। इसलिए मैं तुम्हें आज चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम आज रात तक मुझसे बात नहीं की तो कल सुबह होते ही मैं तुम्हें देशद्रोही समझकर मौत की सज़ा सुना दूंगा। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं बहुत लंबे समय तक तुम्हारा इंतज़ार किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं भी इंतज़ार नहीं कर सकता। तुम्हारे पास आज रात तक का ही समय है। राजकुमारी अच्छी तरह से जानती थी कि उसे कुछ भी नहीं बोलना है, ना ही हंसना है, लेकिन ये बात वह राजकुमार को नहीं बता सकती थी। अब राजकुमारी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। राजकुमारी कुछ भी राजा से नहीं कहती, ना ही राजकुमार देखकर बात करती है, ना ही राजकुमार को देखकर हंसती है। और इस तरह से पूरी रात बीत जाती है। सुबह हो जाती है। राजकुमार को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने महल में राजकुमारी को मौत की सजा सुना देता है। राजकुमार सैनिकों को आज्ञा देता है कि राजकुमारी को अग्नि में डाल दे, जिससे उसकी मौत हो जाए। राजकुमार के कहने पर सैनिक राजकुमारी को अग्नि कुंड के पास ले जाते हैं। राजकुमार खिड़की से ये सब देख रहा होता है, क्योंकि वह अभी भी अपनी पत्नी से प्यार करता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। अग्नि कुंड के सामने जैसे जैसे राजकुमारी बढ़ती है, राजकुमार रोते रोते बेहाल हो जाता है, लेकिन वे कुछ भी नहीं कह पाता। अब राजकुमारी अग्नि कुंड में कूदने ही वाली होती है, तभी वह 12 कौवे वहां आते हैं और इस समय राजकुमारी के 7 साल पूरे हो जाते हैं। जैसे ही 12 कौवे जमीन पर अपने कदम रखते हैं, वह इंसान बन जाते हैं और अपनी बहन को बचा लेते हैं और उस अग्नि कुंड को बुझा देते हैं। राजकुमारी अपने भाइयों से मिलकर बहुत खुश होती है। अब राजकुमारी बोल सकती थी, इसलिए राजकुमारी राजकुमार से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा से आपसे बातें करना चाहती थी, लेकिन मैं कभी भी आपसे बात नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे अपने भाइयों की जान बचानी थी। मेरे जन्म से ही पहले मेरी वजह से मेरे भाइयों की जान खतरे में थी। मेरे भाइयों को बचाने के लिए मेरे पिताजी ने मेरे भाइयों को जंगल में छोड़ दिया था।
बड़ी होकर जब मुझे मेरे भाइयों के बारे में पता चला तो मैंने अपने भाइयों को ढूंढने का फैसला किया और मेरी किस्मत अच्छी थी। भगवान ने जल्द ही मेरे भाइयों को मुझसे मिला दिया, लेकिन दूरियां यहीं खत्म नहीं हुई थी। मेरी वजह से मेरे भाई कोआ बन गए और मेरे भाई वापस इंसान तभी बन सकते थे जब मैं 7 साल तक चुप रहती, कुछ भी नहीं बोलती और ना कभी हंसती। तभी मेरे भाई वापस इंसान बन पाते। इसलिए मैंने अपने भाइयों को बचाने के लिए मैं 7 साल तक चुप रही और अब वह समय खत्म हो गया है। ये मेरे 12 भाई हैं और मैं सोहनपुर के राजा वीरेंद्र की बेटी हूँ। मैं तो हमेशा से जानता था कि तुम एक राजकुमारी हो। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैं ये समझ गया था कि तुम कोई आम घर की लड़की नहीं हो, बल्कि किसी शाही घर से हो। लेकिन तुम्हारी नहीं बोलने की वजह से मैं नहीं समझ पाया और आखिर में मेरा प्यार ही जीत गया। मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगते हैं। 12 राजकुमार अपने माता और पिता के साथ अपने महल में रहने लगते हैं। अब उन्हें किसी भी तरह के राक्षस का डर नहीं होता।